मोस्ट पॉपुलर या सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई सीएमएस या वेबसाइट बिल्डर है तो वो है आपका वर्डप्रेस। मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएं। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज से हम लोग सीखने जा रहे हैं वर्डप्रेस के बारे में। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग CMS बोलते हैं, और इसी से हम बनाते हैं आज की डेट में अपनी वेबसाइट। ठीक है, ये CMS का पर्पज शुरुआत में था कि हम वेबसाइट कैसे बनाएं, ब्लॉगिंग कैसे करें। ब्लॉगिंग पर्पज के लिए इसका आविष्कार हुआ था या फिर बनाया गया था, बट धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा पॉपुलर होता गया कि बाद में लोग इससे वेबसाइट्स बनाने लगे, और आज इसका सबसे ज़्यादा यूज वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। वेबसाइट को जानने से पहले हमें और बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, जिसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि वेबसाइट के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या होती है वेबसाइट। जैसे एक नॉर्मल वेबसाइट के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डोमेन और वेब होस्टिंग की। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डोमेन क्या होता है एंड वेब होस्टिंग क्या होती है। ठीक है, और अगर आपको डोमेन और वेब होस्टिंग समझ में आ गई तो इसके पहले आपको समझना होगा कि यार इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, तो हम शुरुआत अपनी इंटरनेट से करेंगे, बहुत ही बेसिक से करेंगे, ताकि आपको एकदम डीप हम डाइव करा पाएँ, बैकएंड के स्ट्रक्चर को समझा पाएँ, और आप इस बात को अच्छे से समझ पाएँ कि वेबसाइट एक कैसे काम करती है, फिर हम अपनी वेबसाइट को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो कितने लोगों को पता है कि इंटरनेट क्या होता है, बताइए भाई। चलो मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, सबसे पहले जब पूरे वर्ल्ड में ना कोई इंटरनेट जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, हुआ क्या कि सबसे पहले जब एक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था ना, मान लेते हैं कि ये US में हम लोग बैठे थे और यहाँ पर एक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, तो इस कंप्यूटर पर कुछ काम किया जाता था, फिर एक दूसरा कंप्यूटर बना, और ऐसे करके तीसरा कंप्यूटर बना, और मल्टीपल कंप्यूटर्स बनते चले गए। ठीक है, हुआ क्या कि एक दिन प्रॉब्लम आई कि इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में डेटा को शेयर करना था, कोई जानकारी को भेजना था। आज की डेट में हमें जानकारी भेजनी होती है तो क्या करते हैं, वाईफाई का यूज कर लेते हैं, ब्लूटूथ का यूज कर लेते हैं, या फिर दो पास में डिवाइसेस हैं तो फिर हम वायर से कनेक्ट करके कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन दोनों डिवाइसेस को वायर से कनेक्ट कर दिया और डेटा ट्रांसफर होने लगा। इसी तरीके से इस सिस्टम में भी भेजना था तो इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि आप इस सिस्टम से इस सिस्टम में भेज सकते हैं, इसमें भी भेज सकते हैं, और उसी तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये 4 सिस्टम आपस में कनेक्ट हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की संख्या बढ़ती चली गई, 10, 20, 50 कंप्यूटर हो गए। फिर क्या हुआ कि US में ही दूसरे सिटी में इसी तरीके से हुआ, कुछ कंप्यूटर बने, और उन कंप्यूटर्स में भी डेटा को शेयर करना था। तो क्या हुआ, सिटी के बीच एक, जैसे लखनऊ से कानपुर एक वायर डाल दिया गया, तो इस तरीके से वायरिंग कर दी गई और डेटा को इजीली शेयर किया जा सकता था। ठीक है, फिर उसी तरीके से क्या हुआ कि US के साथ साथ में इंडिया में भी क्या हुआ, सेम चीज हुआ। यहाँ पर भी कंप्यूटर बना, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आई, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, लोगों ने वायर के थ्रू डेटा को शेयर करना शुरू कर दिया। ठीक, तो जब हम एक या फिर एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है हमारा नेटवर्क। सिंपल सी चीज है, जब दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो नेटवर्क कहलाता है। मतलब ये एक क्या बन गया, नेटवर्क बन गया, ये भी एक नेटवर्क बन गया। ऐसे ना जाने कितने सारे छोटे छोटे नेटवर्क बन गए ना भाई, अलग अलग सिटीज में बने होंगे इनके, ना जाने कितने, हमारे इंडिया में कितने सारे सिटीज में बना होगा, कितने सारे नेटवर्क होंगे छोटे छोटे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि US से इंडिया में और इंडिया से US में डेटा भेजने की प्रॉब्लम आई, तो क्या हुआ कि हमने क्या करा, US से इंडिया के बीच में एक वायर डाल दिया। ठीक है, वाया सी, समुद्र के माध्यम से, और अब ये कनेक्टिविटी पूरी हो गई। तो क्या हुआ कि देखो, छोटे छोटे नेटवर्कों का एक बड़ा नेटवर्क बना है ना। एक ये छोटा नेटवर्क है, एक ये छोटा नेटवर्क है, ऐसे n नंबर ऑफ नेटवर्क छोटे छोटे बनते चले गए, और इस बड़े वाले नेटवर्क को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसी को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। अच्छा, अब ये इंटरनेट एक तरीके से पब्लिक है। पब्लिक मींस कि इस पर्टिकुलर ये जो पूरा नेटवर्क बना है ना, इस नेटवर्क में मान लो कि आपने एक अपना खुद का शहर बसा दिया, या आपने अपना एक पूरी की पूरी कंट्री बना ली,
तो फिर आप अगर इस लाइन से जुड़ जाओगे तो आप भी इस इंटरनेट के पार्ट बन जाओगे। वेरी सिंपल, ठीक है। या फिर हम ऐसे बात करें कि आप अगर इंडिया में बैठे हो और आपके पास एक मोबाइल फोन है, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, और इस मोबाइल फोन में जैसे ही हम डेटा को ऑन करते हैं तो क्या होता है, वायरलेसली हम इस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। भाई ये नेटवर्क, मान लो यहाँ जियो का टावर लगा है तो जियो का इससे कनेक्शन है और ये हमें कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे ही डेटा को ऑन किया तुरंत हम इस नेटवर्क से कनेक्ट हो गए, जैसे ही डेटा ऑफ किया इस नेटवर्क से हम डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने डेटा को ऑन करा मतलब हम पूरे इस ब्रह्मांड के जितने भी कंप्यूटर इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उसमें हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। बात बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये आपको समझ में आया कि इंटरनेट क्या होता है। आज भी इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो वायर लाइन है। अगर आपको लगता होगा कि आज सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट चलता है तो जी नहीं, आज भी जितनी भी वायरिंग है वो समुद्र में बहुत बड़े बड़े हैवी केबल्स डाल करके ही इसकी वायरिंग करी गई है और उसी से आप इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हो। मतलब आज भी अगर आपको इंडिया से किसी बाहर कंट्री में डेटा को भेजना है तो समुद्र में ही फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से ये डेटा को भेजा जाता है, ठीक है। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब देखो क्या हुआ कि अगर हम इसको समझें तो यहां पर हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है पीसी का एंड सर्वर का, ठीक है। पीसी का और सर्वर का, किनको किनको पीसी और सर्वर में अंतर पता है? चलो समझते हैं हम लोग। देखो, सर्वर और पीसी में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही क्या है, एक तरीके से कंप्यूटर ही है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि जो हमारा नॉर्मल पीसी या पर्सनल कंप्यूटर होता है वो थोड़ा सा उसका कॉन्फ़िगरेशन कम होता है, उसमें रैम कम होती है, उसमें स्टोरेज कम होता है, ठीक है। और उसमें हम हर समय डेटा भी नहीं चलाते हैं। आप अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कितनी देर कनेक्ट करते हो? कुछ देर। लेकिन अगर हम सर्वर की बात करें तो वो भी एक कंप्यूटर है, बस डिफरेंस इतना है कि इस पर्टिकुलर कंप्यूटर का स्टोरेज बहुत ज्यादा है, इसमें रैम बहुत ज्यादा है, एंड ये 24/7 ऑनलाइन है। ये 24/7 ऑनलाइन है। हमारा कंप्यूटर हो सकता है 24/7 ऑनलाइन ना हो। तो होता क्या है कि आप अपने कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकते हो, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर आता है, अभी हम अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाएंगे, ठीक है। जिनके पास भी डोमेन और होस्टिंग नहीं होगा तो हम अपने कंप्यूटर को सर्वर बना देंगे। उसके लिए सिंपल से सॉफ्टवेयर आते हैं, छोटे छोटे जैम्प हैं, वैम्प है, इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। इनको हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके सर्वर बना देते हैं। अच्छा, सर्वर का एक मेन पर्पज ये भी होता है कि आप सर्वर में कोई भी जो फाइल पड़ी है ना उसको इंटरनेट के माध्यम से, अब इंटरनेट समझ में आ रहा है ना आपको, इंटरनेट के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हो अगर वो फाइल पब्लिक करी गई है तो, अदरवाइज नहीं। अगर वो फाइल पब्लिक करी गई है तो हम उसको इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्या एक्सेस करते हैं, google.com जब वेबसाइट खोलते हैं तो आपने देखा होगा गूगल का पेज खुल के आता है ना, जहां पर गूगल का लोगो लिखा होता है और यहाँ पर गूगल का सर्च इंजन होता है, या फिर फेसबुक पे जाओगे तो फेसबुक का लॉगिन पेज आता है। तो ये जो पेज आ रहा है, ये पेज कहीं ना कहीं किसी कंप्यूटर में स्टोर्ड है, उस कंप्यूटर को हम सर्वर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो 24 घंटे चल रहा है। कभी ऐसा हुआ कि गूगल खोला और ना खुला हो, कभी ऐसा हुआ फेसबुक खोला और ना खुला हो, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो एक तो वो 24 घंटे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इस पर्टिकुलर पेज को एक्सेस करने वाले लोग कितने हैं, हजारों, लाखों और करोड़ों हैं। मतलब कि ये पर्टिकुलर कंप्यूटर केवल एक पर्सन चला सकता है, लेकिन इस कंप्यूटर की बात करें जिसको हमने अभी सर्वर नाम दे दिया, इसको हजारों, लाखों, करोड़ों लोग एक साथ चला सकते हैं। इसके फाइल की इनके फाइल को कभी भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये सिंपल सर्वर होता है। तो हम अपने कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह आएगी कि हम अपने सिस्टम में 24 घंटे इंटरनेट नहीं ऑन कर सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर बाई चांस हमने अपने कंप्यूटर को सर्वर बना दिया, इंटरनेट से कनेक्ट कर भी दिया, और अगर इसमें हमने कोई पब्लिक फाइल डाल दी है, इसको एक्सेस करने वाले नंबर ऑफ यूजर अगर बढ़ गए तो क्या होगा, हमारा सर्वर डाउन हो जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि बैंक में जब हम जाते हैं तो बोलते हैं सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन का मतलब सिर्फ इतना है कि उस पे नंबर ऑफ यूजर्स बहुत बढ़ गए हैं और उनको रिसोर्सेस कम पड़ गए हैं।
आपके मोबाइल में जब आप बहुत ज़्यादा फाइल्स डालते हो, बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते हो, तो वो भी हैंग करने लगता है क्योंकि रिसोर्सेज़ कम पड़ जाते हैं, रैम और उसका स्टोरेज कम पड़ जाता है। बहुत ही सिंपल है ना? तो ये काम होता है सर्वर का। अब हम बात करते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जैसे हमारे पास ना बुक होती है, ये मैंने आपको बुक दिखाई, ये हमारे पास बुक है, तो आप ये समझो ये फिजिकल वेबसाइट है, ठीक है? फिजिकल वेबसाइट का मतलब जिसको आप छू सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी बुक में ना कवर होता है, फिर बुक को थोड़ा-सा अगर आप ओपन करोगे तो आपको एक इंडेक्स पेज मिलता है, जिसमें आपको रेफरेंस दिया जाता है ना कि कौन से पेज पर कौन-सा टॉपिक कवर करा गया है। फिर अगर हम किसी पेज को ओपन करते हैं तो इस पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। ऊपर हेडर सेक्शन है, जिसमें ऑथर के बारे में लोगो वगैरह लगा हुआ है। फिर इस बीच वाले पार्ट को हम लोग बॉडी कंटेंट बोलते हैं। और नीचे आओगे तो आपको फुटर कंटेंट मिलता है, जहां पर एड्रेस है, पेज नंबर है, इस तरह की इंफॉर्मेशन रहती है। और ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा वेबसाइट में भी होता है। वेबसाइट का मतलब होता है कि वहां पर बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे इस बुक में पेजेस हैं, और वहां पर भी होम पेज होता है, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, बॉडी पार्ट, फुटर पार्ट, इस तरीके से ना बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो दैट्स सिंपल वेबसाइट। और इस वेबसाइट को अगर हमने इंटरनेट पे डाल दिया, मींस इस सर्वर में डाल दिया, तो ये वेबसाइट बेसिकली पब्लिक हो जाती है। अगर हम पब्लिक एचटीएमएल में डाल देते हैं तो ये क्या हो जाती है, पब्लिक हो जाती है, और इस वेबसाइट को कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। जैसे अभी आप जाते हो www.pretutorials.com पर, तो आपको हमारी वेबसाइट ओपन होती है। तो उस वेबसाइट में जो पेज है वो कहीं ना कहीं किसी कंप्यूटर में स्टोर होगा, तभी तो वो आ रहा है। तो जैसे सर ने बताया कि जब हमने रिक्वेस्ट करी www.pretutorials.com, तो एक्चुअली में मैंने उस पेज को कॉल करा, बुलाया, तो वो पेज जहां भी जिस भी सर्वर में स्टोर है वहां से उठ के आ गया। वो होस्टिंजर के सर्वर पे है, तो होस्टिंजर का जहां भी उनका स्टोरेज होगा, डेटा सेंटर होगा, जैसे इंडिया में तो शायद मुंबई के आसपास उनका डेटा सेंटर है, तो वहां पर हमारा वो एक्चुअल पेज स्टोर होगा और वहां से उठ करके मेरे पास आ जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हमें ये समझनी है कि जैसे हमने जब ओपन करा www.pretutorials.com, ठीक है, जब हमने ये चीज ओपन करी, ठीक है, तो एक्चुअली ये www.pretutorials.com जैसी कोई चीज मान के चलो कि होती ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आया बाद में। कैसे बाद में आया? जब यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे कंप्यूटर हमारे पास थे, तो हमें ना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जब भेजना या रिसीव करना होता है, तो हमें उसका एड्रेस डालना पड़ता था। किस कंप्यूटर को भेजना, क्योंकि इतने सारे हजारों कंप्यूटर हैं, रैंडम तो किसी को नहीं भेज सकते हो ना आप। तो हमने क्या करा कि हर कंप्यूटर को एक एड्रेस दिया, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से होता है, जैसे हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं, आप गूगल करके भी डाल सकते हो। मान लो ये एक आईपी एड्रेस है, तो ये हमें आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कराता है, और इंटरनेट पर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, मॉडेम हो, है ना, या फिर आपका जो बीएसएनएल का टावर है, जियो का टावर है, हर एक एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, ताकि ट्रैक किया जा सके कि कौन सा किस पाथ से ये डेटा जा रहा है। तो जब हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजना होता था, तो हम आईपी एड्रेस से डेटा को भेजते थे। एंड सेम उसी तरीके से जब हमें एक कंप्यूटर से एक वेबसाइट को एक्सेस करना होता था, तो हम क्या करते थे, भाई इस सर्वर का भी एक आईपी एड्रेस होता होगा। मान लेते हैं इसका आईपी एड्रेस है 192.168.13.1, ठीक है, ये इसका आईपी एड्रेस है। तो हमने अपने कंप्यूटर से इस वाले सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी कि भैया मुझे इसमें ये वाली वेबसाइट ओपन करके दो। तो ये जो वेबसाइट होती है www.pretutorials.com, इसका भी अपना एक आईपी एड्रेस होता है। अब ऐसे समझो कि जैसे मान लो इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड में हर घर का एक पता होता है, तो वो पता होता है यूनिक। कभी देखा है कि एक ही घर का पता सेम दो लोगों का हो? असंभव। उसका हाउस नंबर, उसका एरिया, पिन कोड, अगर आप सारी चीजें देखोगे स्टूडेंट वगैरह लगा करके, जो पूरा फुल एड्रेस बनता है वो यूनिक होता है। कभी सेम दो लोगों का नहीं हो सकता। जैसे हमारा मोबाइल नंबर, कभी दो लोगों का हो सकता है सेम नंबर, इम्पॉसिबल। कभी ईमेल आईडी सेम दो लोगों की हो सकती नहीं हो सकती है। उसी तरीके से ये एड्रेस भी यूनिक होता है, कभी भी ये एड्रेस एक से अधिक लोगों का नहीं हो सकता है। तो एक्चुअली में जब हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो हम या वेब पेज को एक्सेस करते हैं, कॉल करते हैं, तो हम उसके आईपी एड्रेस को इंफॉर्मेशन भेज करके डेटा मंगवाते हैं। मतलब
उसके पते से हम डेटा मंगवाते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। तो बैकएंड में ये जो दिखता है ये बाद में बनाया गया। ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया? क्योंकि ये असंभव था कि हम 1000 लोगों के एड्रेस को याद कर पाएं। अगर सोचो आज गूगल को हम किसी एड्रेस से याद करते, फेसबुक को, प्री ट्यूटोरियल को, ऐसे ना जाने कितनी वेबसाइट्स आपको याद होंगी, सबको आप एड्रेस से तो याद नहीं रख सकते थे ना। इसलिए क्या किया गया, इसमें नेम मास्किंग कर दी गई, ठीक है, मतलब उसको एक नाम दे दिया गया और इस नाम के बैकएंड में आईपी ही चलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। www का मतलब है कि ये वेबसाइट वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल है, ठीक है। और प्री ट्यूटोरियल्स वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं डोमेन नेम। एक्चुअली में डोमेन नेम ये होता है, दिस वन ओनली, ये वाला जो पार्ट है ना .com, ये कहलाता है आपका डोमेन नेम और ये कहलाता है यूजर नेम, ठीक है। इसको हम लोग यूजर नेम बोल देते हैं। अच्छा, यूजर नेम प्लस डोमेन नेम, कभी कभी इसको हम पूरे को डोमेन बोलते हैं, बट ऐसा समझो कि ये यूजर नेम है और ये डोमेन नेम है और पूरे को हम यूआरएल भी बोलते हैं। अब डोमेन का मतलब हिंदी में अगर हम समझे तो हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्र, बोलते हैं ना, किस डोमेन में काम करते हो, किस क्षेत्र में काम करते हो। तो डोमेन का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें ये पता लगाया जा सके कि ये वेबसाइट किस चीज से संबंधित है। जैसे .in लगा है तो हम समझ जाते हैं ये इंडियन वेबसाइट है, .edu लगा है तो हम ये समझ जाते हैं कि ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है, .mil लगा है तो हम समझ गए मिलिट्री की वेबसाइट है, .pk का मतलब पाकिस्तान, यूएस का मतलब यूएस की वेबसाइट है, .com का मतलब कॉमर्शियल वेबसाइट है, .net का मतलब नेटवर्किंग वेबसाइट है, .ai का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वेबसाइट है। तो उसके डोमेन से हम उसके क्षेत्र का बस पता लगा पाते हैं, बाकी इसका कोई मतलब है नहीं। तो अगर आपकी कोई कॉमर्शियल वेबसाइट है तो हम .com लेकर के उसको वर्ल्ड वाइड पर इस माने एक डोमेन ले करके, और ये डोमेन कौन प्रोवाइड करता है, तो आज की डेट में ना बहुत सारी कंपनीज हैं, मतलब होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइडर्स हैं जो आपको ये प्रोवाइड कर देते हैं। और ये जो चीज हमने समझी कि सर्वर क्यों जरूरी है, तो सर्वर का काम सिर्फ इतना है कि ये एक स्टोरेज है जहां पर हम अपनी फाइल को स्टोर करते हैं। तो दो चीजें हमें चाहिए, एक तो हमें एड्रेस चाहिए और दूसरा हमें स्टोरेज चाहिए। बात समझ में आई? एक तो हमें एड्रेस चाहिए जहां जिससे कोई लोग हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे, जैसे कि pretutorials.com, और एक हमें क्या चाहिए, सर्वर चाहिए जहां पर हम अपनी फाइल्स को स्टोर करेंगे। तो जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो अपनी वेबसाइट में बहुत सारा कंटेंट लिखते हैं, बहुत सारे फोटोज अपलोड करते हैं, शायद वीडियो भी डालते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। बैकएंड में उसके बहुत सारा कोड लिखा जाता है। हाँ, आज की डेट में इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है चीज़ें कि हमें कोड लिखना नहीं पड़ता है, बैकएंड में कोडिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि बैकएंड में कोड ही चलता है, कोई नॉर्मल टेक्स्ट या कुछ ऐसा नहीं चलता है। तो जब हम वर्डप्रेस यानी कि वर्डप्रेस सीएमएस के थ्रू वेबसाइट बनाते हैं तो वो क्या करता है, इजी टू यूज है, वो बैकएंड में कोड कर देता है, हम बस ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वो कोड करके हमारे पेजेस को बना देता है और उस पेज को बाद में हम ऑनलाइन सर्वर, अच्छा ऑनलाइन सर्वर ही क्यों बाई करते हैं, ऑनलाइन सर्वर सिर्फ इसलिए हम बाई करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इस चीज़ की ईज हो जाती है कि हम अपने कंप्यूटर को 24 घंटे ऑन नहीं कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर में इतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है ना कि उसको हम अगर सर्वर बना भी दे तो आपको ना ऐसा नहीं बना नहीं सकते हो, आप अच्छा सीपीयू और अच्छा सर्वर बाई कर लो और आप अपने उस घर पे सर्वर बना सकते हो। लेकिन बस एक बात ध्यान रखनी है कि उसका अप टाइम आप 99% नहीं रख पाओगे, कई बार दिक्कत आएगी, तो आपको लाइट का बैकअप वगैरह रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत होगी तो हम ऑनलाइन सर्वर प्रेफर करते हैं, मतलब हम सर्वर रेंट पे ले लेते हैं, मतलब ये कंप्यूटर हम रेंट पर ले लेते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है, जहां पर हम अपनी फाइल्स को स्टोर कर देते हैं। तो डोमेन और सर्वर दो चीजें हमें जरूरत होती है किसी भी वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा। Fearless।